नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं। उसके बाद अगर कल के दिन का डाटा देखें, कल के दिन मार्केट में जबरदस्त तेजी रही और निफ्टी एक 23,907 अंकों बंद हुई है। जबरदस्त पुल बैक रहा है निफ्टी का। अगर वहां पे उसके बाद भी अगर देखते हैं एफआईआई का डाटा फिर भी देखते हैं तो वो फिर भी माइनस के 1278.37 करोड़ है। मतलब एफआईआई की सेलिंग तब भी ज्यादा रही है बाइंग की अपेक्षा। ठीक है सर। अब यहाँ पे माइनस की कितनी सेलिंग है, तब भी एफआईआई की सेलिंग 1278 करोड़ की रही है। अब अगर आगे चलते हैं तो आगे हम इसके चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे अब दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हमारे अगर इसके चार्ट पे निफ्टी के पे तो सर उस इस इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैं कई बार वीडियो चर्चा कर रहा था कि एक ट्रेंड लाइन डाली थी मैंने। और ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली थी सर, अभी ट्रेंड लाइन डाल के बताता हूँ आपको। जो मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली थी पिछले कई वीडियो में ट्रेंड लाइन डाल के आपको बता रहा था कि निफ्टी जो सपोर्ट लेगी वो यहीं कहीं आसपास ले सकती है। अब दूसरी बात क्या थी कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे आई थी। और पिछले वाली वीडियो मैंने बताया था कि जब 200 मूविंग एवरेज के निफ्टी आसपास आती है या नीचे आती है तो पिछली हिस्ट्री में भी कई बार ऐसा आ चुका है, 10 में से 8 बार निफ्टी वहां से ऊपर की ओर पुल बैक हुआ है। वैसा ही हुआ, एक जबरदस्त पुल बैक हुआ निफ्टी में और लगभग आपकी 500-600 पॉइंटों की ऊपर बढ़ोतरी हुई। अब अगर बात करते हैं निफ्टी 50, अब अगला मूव क्या हो सकता है? क्या यहाँ से रिकवरी हो गई? क्या यहाँ से मूवमेंट अब जबरदस्त ऊपर की ओर चलने लगेगा? लेकिन नहीं होगा ऐसा। अब अगर निफ्टी का जो मैं पहले से लगातार कह रहा हूं कि जब तक निफ्टी आपकी 24,500 के ऊपर, ठीक है सर, 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती है तब तक आप मार्केट में किसी भी रिवर्सल को आप क्लियर मत समझिए। जब 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाए, वहां पे क्लोजिंग देने लगे, उसके बाद ही हम आगे कुछ कह सकते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है सर। तो मैंने आपको सारी कुछ बात बताने की कोशिश की निफ्टी में क्या चल रहा है। अब मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। एकम्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है सर। उसके बारे में हम देखते हैं, एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। देखते हैं उसमें क्या क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, क्या फंडामेंटल है, क्या उसमें निवेश किया जाए, कैसा उसका रिजल्ट है, सारी कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एकम्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब कंपनी की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5% का अपर सर्किट लगा। ये कल की बात है, कल के दिन का 5% का सर्किट है। और अगर कंपनी की बात करें तो ज्यादा दिन लिस्टेड हुआ नहीं है कंपनी को। एक महीने में 30% का नेगेटिव रिटर्न है, वहीं एक सप्ताह में 10% का रिटर्न है और वन डे में 5% का रिटर्न है। कंपनी क्या है? कंपनी एक ड्रग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है सर। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप 10,080 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो हमेशा कहता रहता हूं, अब इस कंपनी के हम नतीजे पर किसी पर भी पहुंचे, हम इस पे पहुंचे कंपनी अच्छी है, हम इस पे पहुंचे कंपनी निवेश करना है, हम इस पे पहुंचे कंपनी निवेश नहीं करना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में एक स्मॉल निवेश, माइक्रो कैप कंपनी में और छोटा निवेश। अगर आपको मार्केट में लगातार कई दिनों कई सालों तक रहना है, अगर मार्केट में आपको टाइम स्पेंड करना है तो इन बातों को आप हमेशा फॉलो कीजिए। और पोर्टफोलियो में बैलेंस, मतलब किसी भी कंपनी में बैलेंस पोर्टफोलियो के अनुसार ही कीजिए, तो तब ही आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं एकम्स की। तो एकम्स, ये तो मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब चलते हैं हम स्क्रीन की वेबसाइट पे, वहां इसमें ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। देखो सर, कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है एक सीडीएमओ बिजनेस से। मतलब ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इससे लगभग 80% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब क्या करती है? कंपनियों, अन्य कंपनियों के लिए ये दवाई बनाती है। और देखें, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। सारा कुछ लिखा है, कैप्सूल्स है, लिक्विड्स हैं, ओरल हैं और एम्पल्स हैं, जो कि मतलब जो इंजेक्शन वगैरह जो आते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें एम्पल्स हैं, ब्लोफिल्ड सील्स हैं, टॉपिकल प्रिपरेशंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ड्राई पाउडर है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स हैं, लिक्विड ओरल्स हैं। तो ये कंपनी एक सीडीएमओ बिजनेस के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, ये लिखा है सब यहाँ पे। अब किन किन कंपनियों के लिए बनाती है वो भी थोड़ा दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए किन किन कंपनी, कौन कौन सी क्लाइंट हैं वो देखिए। एलम्बिक है, उसके बाद एल्केम लेबोरेटरीज है, ब्लू क्लैश लेबोरेटरी है, सिप्ला है, डाबर है, डॉक्टर रेडी है और ये हेल्थ केयर एक्साइटिंग क्लाइंट्स। मतलब इतनी कंपनियां जो कि जबरदस्त, ये तो मेन कंपनियां हैं सर। ठीक है। जब आप इस कंपनी की, मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करना हो तो उसकी एक बार वेबसाइट पर जरूर जाइए। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी सारी कंपनियां हैं जिनके लिए ये कंपनी काम करती है, वो इसके क्लाइंट हैं।
ठीक है सर, जबरदस्त कंपनी है। और इनका मैनेजमेंट तो ये भी कहता है कि जितनी मार्केट में दवाइयां बिकती हैं तो उनमें काफी हद तक दवाइयां यही बनाते हैं। ठीक है सर, अब अगर यहाँ आगे चले तो देखते हैं इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो देखिए। ये देखिए आप, सीडीएमओ बिजनेस जो है इसका 78.2%, ब्रांडेड जेनरिक 16.8%। ठीक है सर, अब उसके बाद ये तो रही इस कंपनी के बारे में बात। अब हम चलते हैं इसके और फंडामेंटल देखते हैं। क्या फंडामेंटल इसकी, कंपनी तो बहुत ही, कंपनी का काम अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है, क्लाइंट बहुत ही अच्छे हैं। और उसका और भी डिटेल पढ़ना हो तो आप थोड़ा और भी डिटेल पढ़ लेना कंपनी के बारे में, वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना, लेकिन जानना जरूर, जब आप कंपनी में निवेश करें तो उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ें। अब हम चलते हैं इसके और स्क्रीनर वेबसाइट पे और जानने का प्रयास करते हैं क्या है। अब देखिए, मार्केट कैप कंपनी का 10,000 मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद करंट प्राइस 640 रुपए की चल रही है। स्टॉक का पी दिया नहीं है क्योंकि बहुत कम होगा, स्टॉक का पी दिया नहीं है। आरओसी आरओई अगर देखे जाए तो ये 2.40 के और माइनस का 3.57 है, इसको आपको याद रखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस की है। ठीक है सर, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है तो यहाँ पे ईपीएस भी माइनस होगा। ये देखिए सर, ईपीएस इसका है कितना, -0.28, डेब्ट टू इक्विटी 0.19 है। अर्थात कंपनी में आप अगर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, 19 पैसे का कर्जा मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं है कंपनी की। और थोड़ा अगर आगे चलें तो प्लेज परसेंटेज 0 है, ये अच्छी बात है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 साल की दी रही है, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 15.4% है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 75.3% है। ठीक है सर, डीआई की होल्डिंग 7.53% है। उसके बाद अगर करंट रेशियो देखा जाए तो करंट रेशियो 2.13 का है। अब ये तो रहे यहाँ के फंडामेंटल। इन फंडामेंटल के अनुसार तो हम अभी कह सकते हैं कि कंपनी में निवेश नहीं करना है। थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये देखिए, चूंकि आरओसी आरओई अगर देखी जाए तो माइनस के 3.57 है, जो कि माइनस की है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, फंडामेंटल तो वीक नजर आ रहा है, लेकिन आगे अगर चलते हैं तो आगे थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। अब हमारे इसके रिजल्ट के ऊपर, तो सितंबर का अगर रिजल्ट देखा जाए तो सितंबर में 1033 करोड़ की सेल्स हुई है। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस कितना हुआ है, 9 से 12 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का है, जो कि पहले एक बार माइनस के 13% था, फिर 13%, 0%, 13%, 12%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 12% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब यहाँ नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पहले कंपनी घाटे में थी, -87 करोड़, फिर -39, फिर 33, अब 61-67 करोड़। ठीक है सर, ये तो नेट प्रॉफिट रहा। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस उसी के अनुसार ईपीएस है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर हम साल दर साल के प्रदर्शन पे भी चलें, साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो 2021 से देखते हैं। 2021 में सेल्स जो थी वो 2723 करोड़ की थी और 2024 में अब ये 4178 करोड़ की सेल्स है। ठीक है सर, उसके बाद अगर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 123 का 3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि कम है। ठीक है, कभी ये -2, कभी फिर 8%, फिर 9%, 7%। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंडामेंटल इतने इसके मजबूत नहीं नजर आ रहे। थोड़ा और आगे देखेंगे, अभी तो हम सही कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट माइनस के 251 करोड़, फिर 98 करोड़, फिर 1 करोड़। ठीक है सर, अब आगे अगर चलते हैं तो आगे इसकी अब बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। बैलेंस शीट पे देखिए, बैलेंस शीट पे रिजर्व देखिए आप, 2021 में रिजर्व कितने थे, 884 करोड़ के रिजर्व थे। आज के दिन कंपनी के पास सितंबर 2024 में 2800 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। समझ रहे हो आप, आठ आठ लगभग रिजर्व 3 गुना कर लिया है कंपनी ने यहाँ से। 2800 करोड़ के 9 या 27, 3 गुने, मतलब आपके पास 3 गुने रिजर्व है कंपनी के पास। कर्जा अगर देखें तो कर्जा भी बढ़ गया है, 97 करोड़ का पहले कर्जा था, अब कर्जा 530 करोड़ का हो गया है। कर्जा भी कंपनी के पास बढ़ा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए, लेकिन रिजर्व के अनुसार कर्जा इसके पास बहुत कम है, 530 का ही कर्जा है। रिजर्व है उसके पास 3000 करोड़ के लगभग रिजर्व है और केवल 530 करोड़ का कर्जा है। ठीक है सर, थोड़ा सा अगर आगे और चलते हैं तो फिक्स्ड एसेट देखिए आप कंपनी के। फिक्स्ड एसेट 444 करोड़ से फिक्स्ड एसेट बढ़ के आज की डेट में 1257 करोड़ के हो गए। ये देखिए आप, लगातार ग्रोइंग मोड में फिक्स्ड एसेट है, लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं फिक्स्ड एसेट कंपनी के। ठीक है सर, कार्य देखिए तो कार्य भी वर्किंग प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। ये देखिए आप, पहले 11 करोड़ के काम चलते थे, आज के दिन में 164 करोड़ के काम चल रहे हैं। कंपनी का करेंट वर्किंग जो प्रोसेस है वो आपका 164 दिन का चल रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ से थोड़ा सा और अगर आगे चले हम लोग तो यहाँ देखते हैं अदर एसेट कितना है। अदर एसेट कंपनी के पास 2850 करोड़ के हैं, ये भी बढ़े। उसके बाद अब थोड़ा सा और अगर आगे चले हम यहाँ पे तो यहाँ देखिए रेशियो देखिए कंपनी के कामकाज करने का तरीका देखिए, 73 दिन, 90 दिन, 76 दिन,
उसके बाद अगर और आगे आए तो कैश कन्वर्जन साइकिल 87 दिन, वर्किंग कैपिटल डेज 76 दिन। अब ये दिन क्या बताते हैं, ये दिन कंपनी के ये बताते हैं कि कंपनी का कामकाज क्या जबरदस्त ढंग से चल रहा है 90 डेज के अंदर। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी का कामकाज 90 डेज के अंदर होना चाहिए। जब कंपनी कामकाज 90 डेज के अंदर होता है, मतलब जितना कम कंपनी कितना कम दिनों में काम कर रही है उतना ही अच्छा है। मान लो आपकी कोई कंपनी है और जल्दी वो क्या कर रही है, इन्वेंट्री बना रही है, कोई सामान बना रही है, उसको जल्दी सेल्स में परिवर्तित कर पा रही है, उसको जिनको देनदार से उसने पैसे लिए उन्हें दे पा रही है, जो कर्जदार है जिसको उसे पैसे देने उन्हें दे पा रही है, उसके बाद उसके अपने कामकाज में लगा रही है, उसको अब कंपनी अपने धंधे को बढ़ाने में लगा रही है। तो आप समझ रहे हो कंपनी का कामकाज बहुत ही जबरदस्त है। 73 दिन का है, 90 दिन का है, 76 दिन का है, और यहाँ से लगातार थोड़ा इंप्रूवमेंट ही हो रहा है। ये देखिए 117 दिन से अब 90 दिन पे आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे 88 दिनों से 73 दिन आ गया। मतलब कंपनी का कामकाज बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है। अब थोड़ा सा अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के पास 75% की है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। एफआईआई की होल्डिंग 7.34% है, डीआईए की होल्डिंग 7.353% है, और पब्लिक के पास भी कंपनी की होल्डिंग है। वो पब्लिक के पास कितनी है 2.53, अदर पब्लिक के पास 7.14% की होल्डिंग है। तो कंपनी का क्या क्या नजर आया आपको, एक तो शेयर होल्डर पैटर्न बहुत जबरदस्त आया। ठीक है सर, शेयर होल्डर पैटर्न बहुत अच्छा है, उसके बाद कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है, उसके बाद कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, और कंपनी में चाहिए क्या है, कुछ एक दो क्वार्टरों के बाद कंपनी, जब मान लो कंपनी का अंदर का कामकाज सारा कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है सर, तो वो बाहर भी नजर आने लगेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो कंपनी का कामकाज बढ़िया है, कंपनी के फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी का और सारा कुछ अच्छा बढ़ रहा है, तो कंपनी का जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अब उसको रिजल्ट ही केवल देना है, तो रिजल्ट धीरे धीरे आपको अच्छा दिखने लगेगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। चार्ट क्या कह रहा है, अब आए कंपनी के चार्ट पे। ठीक है सर, आईपीओ कब आया था, आईपीओ जो आया था वो 726 की प्राइस पे आया था। ठीक है, उसके बाद आईपीओ कहां तक गया, उसके बाद ये 1168 रुपए तक की लगभग इसने रैली लगाई, ये देखिए आप। ठीक है, उसके बाद ये लगातार यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, देखो अगर आपके पास पहले से स्टॉक है, ठीक है सर, मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। अगर आप पहले से स्टॉक के शेयर होल्डर हैं, अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो स्टॉक को आप होल्ड कीजिए। स्टॉक यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से ये जो कैंडल बनी है अब ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये देखिए आप, कंपनी का सारा कामकाज अच्छा चल रहा है, कंपनी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास पहले से, मैंने बताया पहले से है, तो आपको इसमें जितनी क्वांटिटी है आपके पास उसको आपको रखना है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और मैं हमेशा बताता हूँ स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल निवेश ही करना है। तो आप अगर आपके पास है पहले से तो आप इसमें होल्डिंग बनाए रखिए। अगर आपके पास नहीं है और आप किसी एक स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल की कंपनी देख रहे हैं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप एक फार्मा कंपनी देख रहे हैं कि हमें किसी फार्मा कंपनी में निवेश करना है, तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है सर। आपको ऐड कहाँ करना है, आपको ऐड करना है जैसे 640 की प्राइस पे चल रहा है। हाँ, दूसरी बात यही बताऊंगा कि जब हम किसी कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको निवेश का एक तरीका होता है, उसको भी आप याद रखिए। एकदम सारा पैसा एक बार में ही नहीं लगा दिया जाता, ठीक है सर। आपको क्या करना है, निवेश करके कम से कम 3 सालों के लिए इसको होल्ड रखना है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि में कोई 10 साल या 20 साल नहीं बता रहा हूं, मात्र 3 साल, 3 साल के लिए आपको होल्ड रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कंपनी को आपको जैसे जिस प्राइस पे है, मान लो 640 की प्राइस पे है अभी, थोड़ा सा आपको अगर इस रेंज में मिलती है, मतलब 600 की रेंज में या 590 की रेंज में, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करिए, आपके स्टॉक को, कंपनी को ऐड करिए, और धीरे धीरे ऐड करिए। मान लो आपको जैसे 30 क्वांटिटी ऐड करनी है या 100 क्वांटिटी ऐड करनी है, उनको 3 बार में ऐड करिए। ठीक है सर, और ये बात ध्यान रखनी है कि अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को, अच्छे से अच्छा स्टॉक हो तो उसको 7%, और स्मॉल कैप स्टॉक को मात्र 5% एलोकेशन ही देनी है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है सर। 5% स्टॉक को ही एलोकेशन देनी है, 5% से ज्यादा नहीं देनी है, और उस 5% को 3 बार में आपको ऐड करना है। ठीक है सर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी का कामकाज मुझे ठीक लग रहा है, और यहाँ से क्योंकि फिक्स्ड एसेट कंपनी लगातार बढ़ रहे हैं और
रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और भी थोड़ा मैंने जब अंदर देखा तो कंपनी का कामकाज ठीक है और आपको यहाँ से कंपनी रिटर्न बना के देगी, बशर्ते आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा। एक फार्मा कंपनी है, अगर आप फार्मा कंपनी लेना चाहते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप किसी फार्मा कंपनी की तलाश में हैं तो एकम्स आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है, ठीक है। बशर्ते होल्डिंग 3 साल रखनी है, उसके बाद केवल एलोकेशन रखनी है, वो 5% की एलोकेशन रखनी है, 5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं रखनी है। ये नहीं है कि मैंने कह दिया यहाँ से अच्छा जाएगी कंपनी तो आप इसके ही सारे शेयर उठा लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है सर। यहाँ मार्केट में हम इन्वेस्ट करने आए हैं, कोई हम यहाँ पे कोई ऐसा गैम्बलिंग करने नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपको एलोकेशन उसी अनुसार देनी है और कहाँ लेना है, जो भी प्राइस मैंने बताई आपको 590 की प्राइस के आसपास, उसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे आती है, डिप में आती है तो आप ले लीजिए और इस प्राइस से आप लेना शुरू कर दिए। कंपनी आपको अभी बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब थोड़ा अगर ऊपर जाने बताने का आपको प्रयास करूं तो ये कंपनी आपको यहाँ से अब आपको ये लगभग 800 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है सर। जब 800 की तरफ जाते हुए फिर जाएगी तो फिर ये 900 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, आपको निवेश करना है और थोड़ी सी क्वांटिटी आप तब ऐड कर लेना जब यहाँ थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लो, थोड़ी क्वांटिटी ऐड तब कर लेना जब ये फ्रेश ब्रेकआउट करे। दो तरह के वो होते हैं, अगर आपको फ्रेश ब्रेकआउट पे ही लेना है, ठीक है सर। कुछ मतलब इन्वेस्टर जो अलग अलग तरीका के होते हैं, एक तो ये होते हैं जो मैंने आपको बता दिया कि 590 पे ऐड करो, 2-3 बार में यहाँ ऐड करो, ठीक है सर। और एक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि हाई पे लेते हैं, हाई का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे फ्रेश ब्रेकआउट पे लेते हैं, हॉरिजेंटल ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट पे कहाँ पे लेंगे, वो कहाँ मतलब 1177 रुपए के आसपास लेंगे, ठीक है सर। इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाइएगा, कहाँ पे ऐड लेंगे, वो 1177 पे लेंगे। जब 1177 का मतलब नहीं, जब वो लगभग 1200 के पास आ जाएगी, जब फ्रेश ब्रेकआउट कंपनी करती है तो फ्रेश ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि सर देखो हॉरिजेंटल ब्रेकआउट काफी काफी मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे अगर सिंपल अगर ब्रेकआउट बताऊं आपको मैं, अगर एक वर्टिकल ब्रेकआउट बताऊं, जो हॉरिजेंटल ब्रेकआउट बहुत ही महत्व, ये अगर तिरछा वाला ये वर्टिकल ब्रेकआउट आपको बताऊं मैं तो ये लगभग 900 के ऊपर हो जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण ब्रेकआउट होता है जिससे कि कंपनी के ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो 1166 के ऊपर होगा, ठीक है सर। जब कंपनी आपको 1200 रुपए के आसपास पहुंचेगी, 1200 के आसपास, तब आप इसमें एंट्री कर लीजिए। लेकिन बोलो जो कि फ्रेश ब्रेकआउट पे लेते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेकआउट हर कोई नहीं ले पाता है। ब्रेकआउट जो स्टॉक पकड़ते हैं वो थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा ज्ञान भी चाहिए तब ब्रेकआउट पकड़ पाते हैं। तो जो ब्रेकआउट पकड़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 1200 पे आप एंट्री कर लिए और 15% का एसएल लगा दीजिए जो कि आप निवेश कर रहे हैं, और वहां से फिर कंपनी को जाने दीजिए तो बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न बना देती है। लेकिन जो एक इन्वेस्टर इस प्रकार का है जो कि आपको नीचे पकड़ता है, तो बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है आपको, 590 की प्राइस हो गई, उससे थोड़ा नीचे आए वहां ऐड करिए, थोड़ा ऊपर जाए तो ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। 3 बार में कंपनी ऐड करनी है, आपको याद रखना है। कंपनी का कामकाज ठीक है लेकिन एलोकेशन 5% ही देनी है, ये भी बात याद रखनी है। तो मैंने आपको सारा कुछ बातें बताने का प्रयास कर दिया। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, क्या करूं, क्योंकि मैं सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं, उसके वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है सर। आगे मैं आपको अगले वीडियो में एक केमिकल स्टॉक आपको ऐसा लेके आ रहा हूँ जो कि 20 रुपए से कम है, ठीक है सर। एक बेहतरीन स्टॉक है जिसमें कि प्रमोटरों ने अपना काफी माल उठा लिया है वापस। एक केमिकल शेयर है जिसकी 20 रुपए से प्राइस कम है, उस वीडियो देखना ना भूलें। बहुत ही मतलब अच्छा शेयर है जो कि केमिकल स्टॉक, यहाँ से अब बूम पकड़ सकते हैं और वो स्टॉक में यहाँ से अब तेजी आ सकती है। तो 20 रुपए के आसपास का स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक है, उसको देखते हैं। उसके बाद एक वीडियो एक कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड पे भी लेके आएंगे, उसको भी देखना ना भूलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।